सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अध्याय 5 को, जो कि है हमारा त्रिकोणमिति। इससे पहले मैं आपको एक बार ये पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मेरे कई साथियों ने कमेंट किया था कि सर आप इस चैप्टर को एक बार और बता दीजिए। वैसे कई चैप्टरों के नाम आप लोगों ने बताया है, तो यहाँ से दोस्तों जो बात आई है ये निकल कर कि आपको मैं पूरे चैप्टर फिर से पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। आप लोग ये नहीं कह सकते हो कि सर हमें ये चैप्टर नहीं समझ में आया, कि हमें ये चैप्टर नहीं समझ में आया, क्योंकि दोस्तों इससे पहले की जो क्लासें चल रही थी वो सीक्वेंस में बिल्कुल भी नहीं थी। कभी मॉडल पेपर कर रहे थे, कभी हम लोग पवन सीरीज सॉल्व कर रहे थे, कभी क्वेश्चन के चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, जो चैप्टर के क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता था, हमारा माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता था और चीज़ें हमको कम समझ में आती थी। लेकिन आज से दोस्तों, यानी कि अब जो इस क्लास जब से अब चैप्टर चालू हो चुके हैं, अब हम लोग चैप्टर वाइज और अपने बुक की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को दोस्तों पूरा अंत तक वॉच करना, पसंद आने पर लाइक करना, और अगर चैनल पे पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब अवश्य करना। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बेसिक थोड़ा सा सीखेंगे, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट अगर मजबूत है तो हम प्रत्येक चैप्टर को सीख सकते हैं। देखिए, जो त्रिकोणमिति है दोस्तों, ये त्रिकोणमिति, ये पूरी की पूरी त्रिकोणमिति आपकी समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। ये पूरी त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। तो आपको समकोण त्रिभुज की सारी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। अब देखो, समकोण त्रिभुज में होता क्या है भाई, त्रिभुज है तो जाहिर सी बात है 3 भुजाएं होंगी। जैसे चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती थी, वैसे त्रिभुज में 3 भुजाएं होंगी। लेकिन समकोण त्रिभुज है, मतलब एक कोण कितने अंश का होगा सर, 90 अंश का होगा। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होगा, एक कोण 90 अंश, और 90 अंश के ठीक सामने जो भुजा होगी उस भुजा को हम कर्ण कहते हैं। 90 अंश के ठीक सामने जो भुजा होगी उसे कर्ण कहते हैं। और कर्ण को हम कुछ ऐसे भी देख सकते हैं कि ये सबसे लंबी भुजा होती है, ये राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लंबी भुजा होती है, ठीक है ना भाई। ये क्या होती है, सबसे लंबी भुजा होती है। अब देखो, जैसे हमने यहाँ पर एक आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया ये। अब देखो, इसका मैंने नाम कर दिया, मैंने नाम किया ए, बी और सी। अब देखो, ये जो कोण बी है ये आपका भाई 90 डिग्री है कि नहीं है, कोण बी आपका 90 डिग्री है। चलिए ठीक है, कोण बी हमारा 90 डिग्री हो गया। अब देखो, 90 डिग्री के ठीक सामने, यानी कि ये जो एसी भुजा है, ये जो एसी भुजा है 90 डिग्री के ठीक सामने भुजा, ये कौन सी भुजा होगी, कर्ण भुजा होगी। ये कर्ण भुजा होगी और ये हमारे समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होगी। आप आकृति देख कर ही पता कर सकते हो कि जो ये एसी भुजा है ये सबसे लंबी भुजा है आपके राइट एंगल ट्रायंगल की, ठीक है ना भाई। ये पूरा कंसेप्ट था राइट एंगल ट्रायंगल का। अब देखो, जो त्रिकोणमिति में होते हैं वो आपके 6 अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति में दोस्तों आपके 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन से अनुपात होते हैं वो भी आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना त्रिकोणमिति तो समझ में आएगी ही नहीं। देखो, सबसे पहला आपका जो अनुपात आता है वो आता है साइन। सबसे पहले आता है साइन। साइन के बाद दोस्तों आता है आपका कॉस। कॉस के बाद आपका आता है टैन। साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया। अब साइन का अपोजिट, साइन का अपोजिट किसके सामने हम लिखेंगे, क्या होता है, कॉसेक। साइन का अपोजिट क्या होता है भाई, कॉसेक। और कॉस का अपोजिट क्या होता है, वो होता है शेक। कॉस का अपोजिट सेक। और ये जो टैन है, टैन का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है। देखिए, आपको इसी सीक्वेंस में ही याद करना है, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। इससे जब अभी मैं आपको सारणी बनाना बताऊंगा तो आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेगा। अभी आप इसको क्रम में नहीं याद करोगे तो फिर सारणी आप नहीं बना पाओगे, उसको लर्न करना पड़ेगा पूरा, ठीक है ना। तो इसके लिए आप केवल इसी को अच्छे से याद कर सकते हो। साइन का अपोजिट दोस्तों क्या होता है, कॉसेक होता है। कॉस का अपोजिट क्या होता है, वो शेक होता है। और टैन का अपोजिट क्या होता है, वो कॉट होता है। अब देखो, यहाँ से एक चीज़ निकल कर आती है, क्या कि अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है,
थीटा जो है इसका मतलब कोई भी एंगल हो सकता है, थीटा के स्थान पर कोई भी एंगल हो सकता है, चाहे वो हम एंगल ए की बात कर लें, वो तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। साइन थीटा बराबर क्या होता है, और फिर बात कर लेते हैं दोस्तों कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, इसके बाद बात कर लें टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। बस 3 चीज़ें हम सीखेंगे। अब देखो साइन कॉस और टेन इसको हम कैसे समझ सकते हैं, तो अगर आपने अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की है तो आपको पंडित बद्री प्रसाद वाला याद होगा, लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है तब आपको भाई एक चीज़ याद होगी, लाल बटे कक्का। ये सबको याद होगा, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसको ये ना याद हो। लाल बटे कक्का, एल से होता आपका लंब, ए से होता आपका आधार और के से होता आपका कर्ण। ठीक है ना। अब देखो इसको थोड़ा सा समझना, मैं थोड़ा सा बड़ा लिखूंगा ताकि आपकी समझ में आ जाए। अगर मैं यहाँ पर दोस्तों लिख दूँ लाल बटे कक्का, ठीक है ना दोस्तों, मैंने लिख दिया लाल बटे कक्का, तो देखो जो साइन है आपका साइन ये सबसे पहले आता है, तो एल के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पर साइन आएगा ना, यहाँ साइन हो गया। साइन के बाद क्या आता है, कॉस आता है, तो ये हमारा कॉस हो गया। कॉस के बाद टेन आता है, तो हमारा ये टेन हो गया। अब दोस्तों मैं आपसे बात करूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप कहोगे सर लंब बटे कर्ण होगा। क्या होगा, लंब बटे कर्ण होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू एल बाई के, लंब बटे का कर्ण हो जाएगा। ऐसे दोस्तों मैं बात कर लूँ कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो आपको पता है कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ मेंशन कर लेते हैं अपना आधार बटे का कर्ण। ठीक बात ना। अब देखो, अब हम आपसे पूछे टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप कहोगे लंब बटे आधार होगा, तो ये हमारा क्या हो गया, एल बाई का ए हो गया। अब आप चाहो तो इन तीनों के मान, अब देखो कॉसेक का बचा, सेक का बचा और कॉट का बचा। भाई साइन कॉस टेन का तो मैंने निकाल लिया है, अब इन तीनों का बचा। अब चाहो तो आप यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर में काम कर सकते हो, बट नहीं, आपको तो यहाँ पर ये याद करना है साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। तो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण अगर है तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा मेरे दोस्तों बताओ। अगर साइन थीटा लंब बटे कर्ण है तो कॉसेक इसका अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कर्ण बटे लंब हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई होगा ना। तो जैसे यहाँ पर साइन का अपोजिट कॉसेक कर दिए हो, वैसे कॉस का अपोजिट सेक कर सकते हो। अगर कॉस थीटा आपका ये है, कॉस थीटा दोस्तों आपका अगर आधार बटे कर्ण है तो ये कर्ण बटे आधार ना हो जाएगा, ये कर्ण बटे आधार ना हो जाएगा, बोलो भाई होगा ना। अब देखो तीसरा टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा होता है। अगर टेन थीटा लंब बटे आधार है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा भाई, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, टेन का अपोजिट, टेन है लंब बटे आधार, तो ये आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो ये आपके थे 6 अनुपात, ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं। ये त्रिकोणमिति अनुपातों के फार्मूले हैं। फार्मूले त्रिकोणमिति में बहुत सारे होते हैं। इससे पहले की क्लास में मैंने 30 मिनट में आपके टोटल 52 फार्मूले बताए थे एक ही वीडियो में। आपको याद होगा ना, मैंने ऐसे सर्किल बना के बताया था, षष्ठभुज बना के बताया था, याद है कि नहीं याद है। तो वैसे दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, याद कर लेना है। तो ये चीज़ें थी आपको जो समझना है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा और हम लोग चीज़ें सीखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है। देखो क्या ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करते हैं। देखिए थोड़ा सा ये दोस्तों आपको बेसिक जो है वो लग रहा होगा कि ये सर हमको आता है। बिल्कुल दोस्तों आता है, अच्छी बात आता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा फिर से पढ़ लोगे तो वो कहीं ज़्यादा नहीं होगा। इससे क्या होगा कि आपका जो भी डाउट होगा, जो पॉइंट पे भी डाउट होगा, वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना भाई। अब देखो अगर मैं दोस्तों यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दूँ, अगर मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दूँ, फिर से पुनः मैंने इसका नाम कर दिया ए बी और सी। अब मेरे दोस्तों आप यहाँ पर एक बात समझो, ये जो हमारा है ये 90 डिग्री है कि नहीं, ये 90 डिग्री है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन अब ये AC भुजा कौन सी भुजा हो जाएगी, AC। इसको हम कर्ण बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, क्योंकि कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा कर्ण होती है। लेकिन अब मैं आपसे कहूँ ये BC, ये BC दोस्तों क्या होगा, आधार मैं इसको कह सकता हूँ, मैं BC को आधार कह सकता हूँ। और बच्ची आपकी AB, ये कौन सी बच्ची आपकी AB, इसको मैं क्या लंब कह सकता हूँ, बोलो। आधार
आधार और लंब। अब आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल श्योर है, आपने बताया है कि AC इज इक्वल टू कर्ण है, यानी AC जो भुजा है वो कर्ण है, लेकिन जो BC है वो क्या आधार है, जो AB है वो क्या लंब है। तो आपका जवाब आएगा सर हम श्योर नहीं है कि ये क्या है। क्यों नहीं है श्योर? क्वेश्चन ये भी दिमाग में उठता है कि BC आधार आखिर में क्यों नहीं है और AB लंब क्यों नहीं है। तो आप कहोगे सर जब तक आप बताओगे नहीं कि हम किस एंगल की बात कर रहे हैं तब तक हम कैसे लगा पाएंगे। सपोज कर लें दोस्तों, मैंने कहा यहाँ पर एंगल आपका A है, मैंने कहा आपका जो थीटा है वो A है, एंगल आपका A है। अगर एंगल आपका A है, बात को समझना, इस पॉइंट को नोट करना, जिस एंगल की बात की जाएगी उसके सामने जो भुजा होगी, जिस एंगल की बात की जाएगी उसके सामने जो भुजा होगी, उसके सामने जो भुजा होगी वो भुजा कौन सी भुजा होगी? उसके सामने भुजा जो होगी वो दोस्तों आपकी लंब होगी। वो कौन सी होगी? आपकी लंब होगी। ठीक है ना। अगर मैं एंगल A की बात कर रहा हूँ, एंगल A की बात कर रहा हूँ, तो एंगल A के हिसाब से लंब BC हो जाएगा। बोलो भाई, एंगल A के हिसाब से लंब BC हो जाएगा और आधार आपका AB हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एंगल C की बात कर लूँ, एंगल C की बात कर लूँ, तो एंगल C की बात करेंगे तो AB आपका लंब हो जाएगा और BC आपका आधार हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो BC AC यानी आधार और लंब हैं ये प्रॉपरली किस पर डिपेंड करेंगे? ये हमारे एंगल पर डिपेंड करेंगे। अगर एंगल हम लोग A लेंगे, अगर एंगल A लेंगे तो BC भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। अगर एंगल हम लोग C लेंगे तो AB भुजा हमारी लंब हो जाएगी, BC हमारी क्या हो जाएगी भाई? अगर हम एंगल A लेंगे, C लेंगे तो हमारी AB भुजा लंब होगी, अगर एंगल A लेंगे तो BC भुजा लंब होगी। क्लियर बात हो गई ना? ये चीज़ें आपको समझना है, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर आगे थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। अब कई साथियों को क्या होता है कि टेबल को याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, टेबल को याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कोई नहीं, आज से प्रॉब्लम ख़त्म, आज से सारी प्रॉब्लम ख़त्म। देखो सबसे पहले दोस्तों हमें करना क्या है, हमें जितने भी अनुपात हैं वो अनुपातों को लिख लेना है। मैंने लिख लिया साइन, उसके बाद मैंने लिख लिया कॉस, कॉस के बाद मैंने लिख लिया टैन, टैन के बाद क्या आता है दोस्तों? कॉसेक आता है, कॉसेक के बाद क्या आता है? शेक आता है, और शेक के बाद क्या आता है? कॉट आता है। ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर लिया है, ठीक है ना भाई। समझना इस चीज़ को, थोड़ा सा भाई धैर्य बना के चलना, क्योंकि समझ में आ जाएगा तो फिर आप अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर समझ में नहीं आ जाएगा तो बिल्कुल इजी प्रश्न में भी आप हार जाओगे, क्योंकि ये जो चैप्टर होता है ये पूरा डिपेंड करता है फार्मूलों के ऊपर। अगर फार्मूले नहीं पता है तो फिर लगा नहीं सकते हो, ठीक है ना। देखो सबसे पहले साइन 0 अंश होता है, साइन 0 अंश के बाद दोस्तों साइन कौन सा अंश? 30 अंश आता है, साइन 30 अंश। 30 के बाद आता है आपका 45 अंश, 45 के बाद आपका आता है 60 अंश, और 60 के बाद आपका आता है 90 अंश। ये कौन सा आता है दोस्तों? 90 अंश आता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर करना क्या है? सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर 0 से लेकर 4 तक की संख्याएं लिखनी हैं। मैंने क्या बोला? 0 से लेकर 4 तक की संख्याएं लिखिए। चलिए यहाँ पर 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। दिस इज़ माय फर्स्ट स्टेप। क्या है कि हमको पूर्ण संख्याएं लिखनी है। कहाँ तक? तो 4 तक हमको पूर्ण संख्याएं लिखनी है सारणी बनाने के लिए। ये पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप है, जितनी संख्याएं मैंने लिखी हैं सभी को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो हम 4 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, 4 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, 4 से इसको कर रहे हैं, 4 से इसको और 4 से इसको डिवाइड कर रहे हैं। दिस इज माय सेकंड कंसेप्ट। पहला हमारा क्या था कि मैंने 0 से लेकर 4 तक संख्याएं लिखी। दूसरा हमारा सभी को 4 से मैंने डिवाइड कर दिया। अब तीसरा हम सबका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। अब हमने इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया, फिर हमने इसका स्क्वायर रूट, फिर इसका स्क्वायर रूट, उसके बाद इसका, और फिर क्या? इसका स्क्वायर रूट। अब इसको आप हल करते जाइए, आपका जो मान आएगा वो साइन का मान आ जाएगा। जैसे यहाँ पर बात करें दोस्तों, यहाँ 0 का वर्गमूल क्या होता है? 0 होता है, 4 का
वर्गमूल 2 होता है। 2 को 0 से भाग करोगे तो क्या आएगा, साइन 0 अंश की वैल्यू 0 हो गई। अब यहाँ पर बात कर लें तो यहाँ पर 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो ये 30 अंश का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया। ये क्या आ गया, 1/2 आ गया। ऐसे बात कर ले यहाँ पर 2 तो हम इसको काट सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो ये क्या आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा, आएगा ना। तो साइन 45 अंश का मान 1/√2 हो गया। ठीक है भाई, यहाँ पर देखो ये हो जाएगा √3 और बाई में 2 हो जाएगा, होगा ना। तो ये हमारा आ गया √3/2 हो गया, ये कि साइन 60 अंश का मान आ गया। अब यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा, 1 बचेगा तो 1 हमारा आ जाएगा, तो ये हमारा साइन 90 अंश का मान आ गया। साइन की वैल्यू पता चल गई। अब जो साइन की वैल्यू, आप साइन की वैल्यू जो सीधे क्रम में लिखे हो, इसको अपोजिट में लिख के, इसको उल्टे क्रम में लिखते चले आओ, आपको कॉस की पता चल जाएंगी। सबसे पहले 1 है तो 1, फिर √3/2 है तो √3/2, फिर आपका 1/√2 है तो 1/√2, फिर आपका 1/2 है तो 1/2, उसके बाद 0। बस साइन और कॉस का मान पता चल गया। अब दोस्तों समझिए यहाँ पर, अब अगर आपको साइन और कॉस की वैल्यू पता चल गई है ना, तो आप tan थीटा की वैल्यू पता कर लीजिए, बस सारणी बनकर रेडी हो गई। tan थीटा का फार्मूला क्या होता है भाई, tan थीटा इज इक्वल टू, पता है क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा और अपान में कॉस थीटा। ये एक फार्मूला मैंने आपको बताया था। साइन थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। अगर दोस्तों मैं आपसे कहूँ कि मेरे को tan 0 अंश का मान पता करना है, हमको tan 0 अंश का मान पता करना है, तो tan 0 अंश इज इक्वल टू क्या होगा, साइन 0 अंश बटे कॉस 0 अंश। tan 0 अंश इज इक्वल टू साइन 0 अंश बटे कॉस 0 अंश। साइन 0 अंश का मान कितना है, 0, तो हम यहाँ पर रख देंगे 0 बटे कॉस 0 अंश का मान कितना है, 1, तो 0 और 1 ये 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 1 0 0, यानी 0 को 1 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा। लो सर आ गया। अब यहाँ पर देखो, अब हम साइन 30 अंश की वैल्यू निकालेंगे, तो साइन 30 अंश की वैल्यू, साइन tan 30 अंश की वैल्यू क्या आएगा, साइन 30 अंश बटे कॉस 30 अंश, यानी 1/2 और बटे में क्या आ जाएगा भाई, √3/2 आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा। अब हम यहाँ से करेंगे तो देखो 2 से 2 मेरा कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा दोस्तों, समझिए यहाँ से, ये 1/2 था, ये बटे का भाग का चिन्ह है, संख्या ये जाएगी पलट जाएगी, तो √3/2 था तो 2/√3 आएगा कि नहीं आएगा। 2 से 2 कैंसिल तो क्या बचेगा, 1/√3 बचेगा, तो ये आ गया 1/√3 आ गया ना। अब ऐसे आप tan 45 अंश की वैल्यू भी पता कर सकते हो। tan 45 अंश इक्वल टू साइन 45 अंश बटे कॉस 45 अंश, यानी ये पूरा पूरा तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 बचेगा, क्योंकि सेम है 1/√2। अब यहाँ पर देखो √3/2 हो जाएगा, √3/2 और बटे में क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ये पलट दोगे तो 2 से 2 कैंसिल, √3/1, इसका मतलब भाई √3 ही रहने वाला है। ये भाई एक बार फिर से समझ लीजिए, ये आपका √3/2 था, ये जाएगा तो पलट जाएगा, मल्टीप्लाई 2/1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, √3/1 मतलब √3। अब यहाँ पर 1/0 आएगा। अब एक पॉइंट नोट करना, किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम भाग नहीं दे सकते हैं, यानी कि अपरिभाषित, या हम अनंत कह सकते हैं। भाई अगर 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, वो भाग ही नहीं जाएगा, पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है ना भाई, तो ये बात हो गई आपकी साइन कॉस और tan की वैल्यू हमने निकाल ली। अब सर दिमाग में प्रश्न एक आ रहा है कि हमने पर कॉसेक सेक और कॉट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना। अब ये चीज़ दिमाग में आपके समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो मेरे दोस्तों एक बात को ज़रा समझना, अभी मैंने बताया कि साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है ना। साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, तो बस साइन के सब अपोजिट मान करते चले जाओगे तो कॉसेक का मान पता चल जाएगा। ऐसे कॉस का सब अपोजिट करते चले जाओगे तो सेक का मान पता चल जाएगा।
tan का सब अपोजिट करते चले जाओगे तो cot का मान पता चल जाएगा। मैं आपको cosec का मान निकाल के बता दे रहा हूँ, बाकी sec और cot का मान आप खुद से निकाल लोगे, ठीक है ना। इसका अपोजिट करेंगे। देखो sin 0 अंश का मान कितना है, sin 0 अंश का मान 0 है, हम इसको 0/1 नहीं कह सकते हैं भाई। प्रत्येक संख्या के नीचे मैं /1 मान सकता हूँ, ये तो हमको वरदान प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। हम प्रत्येक संख्या के नीचे /1 मान सकते हैं। sin 0 अंश का मान 0 था तो मैंने 0 के नीचे 1 मान लिया। अब इसका उल्टा कर देंगे तभी तो हमें cosec 0 अंश का मान पता चलेगा। जब इसका उल्टा करेंगे तो 1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1/0, 0/1 था तो 1/0 हो जाएगा। और 1/0 को जब सॉल्व करेंगे तो मतलब सर आप परिभाषित, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत हुई दोस्तों। अब ये 1/2 है, इसका उल्टा करेंगे तो 2/1 यानी 2 आ जाएगा। ये 1/√2 है, इसको उल्टा करेंगे तो √2 आ जाएगा, ये √2 हो गया। ये √3/2 है तो इसको उल्टा करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा, 2/√3 आ गया। यहाँ पर 1 है, 1 का अपोजिट 1 ही रहने वाला। लो कितनी आसानी से दोस्तों आपका पता चल गया, कितनी आसानी से आपने cosec का मान पता कर लिया। क्योंकि भाई साहब एक बात मैंने शुरुआत में ही बताई थी कि sin का अपोजिट क्या होता है तो cosec होता है, cos का अपोजिट क्या होता है तो वो sec होता है, tan का अपोजिट क्या होता है तो वो cot होता है, tan का अपोजिट क्या होता है, cot होता है। अब अगर यहाँ पर cos की वैल्यू पता करोगे तो यहाँ पर sec, cos का अपोजिट करोगे तो sec की वैल्यू पता चल जाएगी। अगर tan का अपोजिट करोगे तो cot की वैल्यू पता चल जाएगी। बोलो इतना समझ में आया है कि नहीं आया है। अब क्या आप sec और cot की वैल्यू बता सकते हो, क्या आप sec और cot की वैल्यू बता सकते हो सर? बिल्कुल बता सकते हो। तो मेरे दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर सीधे हम प्रश्नों की तरफ पहुँचते हैं, ठीक है ना भाई। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चीज़ दिमाग में आपकी आ रही होगी कि सर अगर हमको एक त्रिकोणमितीय अनुपात पता हो, अगर हमको एक त्रिकोणमितीय अनुपात पता हो तो क्या मैं सारे अनुपात पता कर सकता हूँ? आइए दोस्तों उसको भी सीखते हैं, ठीक है ना। अगर एक त्रिकोणमितीय अनुपात पता है तो क्या आप सारे अनुपात पता कर सकते हो? देखो भाई समझिए, यहाँ पर बात को समझिए। यहाँ पर मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, एक पॉइंट लिख रहा हूँ। जब एक त्रिकोणमितीय अनुपात पता हो, जब एक त्रिकोणमितीय अनुपात पता हो, त्रिकोणमितीय अनुपात पता हो तो हम सारे अनुपात कैसे पता करेंगे? सपोज कर लिया, मान लिया क्वेश्चन में हमको दिया है कि sin a = 8/10 है, sin a = 8/10 है, तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात आपको बताने हैं। तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात आपको बताने हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात आपको बताने हैं। समझना दोस्तों, ठीक है ना। ये बिल्कुल एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि बेसिक आपका क्लियर कराना ही कराना है। देखो अगर क्वेश्चन में एक आपको त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया, सपोज कर लिया मेरे को दे दिया sin a = 8/10, तो आपको शेष त्रिकोणमितीय अनुपात बताना है। अब आप कैसे लगाओगे? लगा सब लोग लोगे, हमें पता है क्योंकि सब पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। अब देखो भाई sin θ होता क्या है भाई बताओ? sin a होगा क्या? तो आप कहोगे सर कि अभी आपने बताया है कि लाल बटे कक्का से हम लोग चलते हैं तो sin a लंब बटे का कर्ण हो जाएगा, होगा ना। तो sin a बराबर लंब बटे कर्ण, यानी यहाँ जो वैल्यू दी गई ऊपर वाली वैल्यू लंब की है, नीचे वाली वैल्यू कर्ण की है। लंब आपका 8 दिया गया, कर्ण आपकी 10 दी गई है। इतना करने के बाद आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। राइट एंगल ट्रायंगल आप यहाँ से निर्माण कर सकते हो राइट एंगल ट्रायंगल का। अब देखो इसका नाम रखेंगे, मैंने नाम रख लिया A, B और C, रख लिया ABC, मैंने नाम इसका रख लिया। अब दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात आपको ये है कि एंगल कौन सा दिया गया है, A दिया गया। एंगल कौन सा दिया गया है, A दिया गया। तो हम एंगल A लेंगे। जब एंगल A हमने ले लिया तो जिस एंगल की बात करता है उसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। यानी लंब कितनी है दोस्तों,
8 है। तो लंब यानी BC कितनी है, 8 है। ये 90 डिग्री, ये भुजा क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब हमारी बात को जरा गौर से समझना, ये 10 हो गई है, ये 8 हो गई है। क्या आधार आपको पता है, नहीं पता है, तो हम आधार ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम कौन सा अपना फार्मूला यूज़ करते हैं, बहुत ही पुराना फार्मूला, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरस परिमेय बोलते हैं। कर्ण स्क्वायर किसके बराबर होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर। कर्ण कितनी है भाई, 10 है, तो 10 का स्क्वायर बराबर किसके होगा, लंब कितनी है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर। आधार हमको पता नहीं है, तो AB का स्क्वायर हम इसको पता कर लेंगे। 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 इधर आएगा, तो माइनस में बराबर के AB का स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। अब 64 चला जाएगा, तो 64 6 70 336 आएगा, स्क्वायर हटाओगे स्क्वायर रूट, करड़ी के अंदर 36 आ गया, मतलब AB की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। AB की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब आ गई ना। अब जब दोस्तों आपको राइट एंगल ट्रायंगल की सभी साइडें पता चल गई हैं, एक्चुअल वैल्यू क्या है पता चल गई है, तो आप इसे शेष त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बता सकते हो। बोलो, आप त्रिकोणमितीय अनुपात बता सकते हो ना, बिल्कुल बता सकते हैं सर, चाहे लंब हो कर्ण हो। अब देखो मैं आपसे सीधे पूछता हूँ, कॉट A की वैल्यू बताओ, चलो जल्दी से बताओ, कॉट A की वैल्यू, कॉट किसका अपोजिट होता है, टैन का। अगर आप सही से देखो तो यहाँ पर लाल बटे कक्का से समझना, यहाँ पर लाल बटे कक्का से टैन कहाँ आएगा, टैन बिल्कुल लास्ट में आएगा ऊपर, तो लाल बटे कक्का से क्या होगा, लंब बटे आधार, tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। तो कॉट इसका अपोजिट आधार बटे लंब होगा कि नहीं होगा, आधार बटे लंब। आधार कितनी है, 6, लंब है 8, तो 6 बटे 8, लो 6 बटे 8 आ गया। कोई दिक्कत है, कितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछें तो हम इसको बता सकते हैं। देखिए, ये चीज़ बताने का केवल एक ही उद्देश्य है कि आपकी समझ में आ जाए कि अगर हमको एक त्रिकोणमितीय अनुपात अगर दे दे, ओनली वन, अगर आपको त्रिकोणमितीय रेशियो दिया है ना, तो आप सारे रेशियो के मान बता सकते हो। पहला काम है आपको जो दिया गया है उसको देखना है कि ये जो है किसकी वैल्यू दिया है, किसका मान दिया। हमको साइन A का मान दिया का, हम तो साइन A हमने देखा कि लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब 8 हो गया, कर्ण 10 हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया, एंगल किसको मान लिया, A को मान लिया, A है दिया गया था, तो लंब हमारा 8 हो गया और कर्ण हमारी 10 हो गई। हमने तीसरी भुजा आधार 6 निकाल लिया। जब तीनों साइडें पता है तो बस ठीक है, चाहे कॉट पूछे, टेन पूछे, सेक पूछे, कॉसेक कुछ भी पूछे, हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका बेसिक जो था वो खत्म हो चुका है, हम सीधे प्रश्नों पे पहुंचते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, शेयर भी कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। नोट करके फिर नेक्स्ट अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं, प्रश्न संख्या 1 पर। प्रश्न संख्या 1 देखते हैं क्या है, उसको हम लोग लगाते हैं। ठीक है भाई, बोलो। चलो अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए आप लोगों ने जो भी चैप्टर कमेंट में किया था वो सारे चैप्टर मैं आपको पढ़ा दूंगा दोबारा से। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों पेपर में जो आप सॉल्व ना कर पाओ, बस पेशेंस बना के रखना थोड़ा सा। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13 हो, यदि साइन थीटा बराबर 5/13 हो तो प्रश्न दोस्तों आपसे कहा गया है, टैन थीटा का मान बताओ। बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है दोस्तों,
बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है। साइन थीटा की वैल्यू दिया गया, टेन थीटा का मान पता करना है। बोलो आसानी से बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? आसानी से बता सकते हो? चलो समझते हैं, ठीक है ना। देखो भाई, हमको दिया क्या गया, साइन थीटा दिया गया। तो अगर दोस्तों मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि एक्चुअल में जो साइन थीटा है इसके ये होता क्या है, इसके ये किसके बराबर होता, तो आप देखोगे साइन थीटा लंब बटे कर्ण के बराबर होता, लाल बटे कक्का लंब बटे कर्ण के बराबर। और मेरे को वैल्यू दी गई है, लंब कितना है 5 है सर, और कर्ण कितना है 13 है सर, तो 5/13। ठीक बात ना। अब देखो टेन थीटा हमको बताना है, टेन थीटा मेरे को बताना है भाई साहब, क्या बताना है, टेन थीटा। और टेन थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, अब यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि लाल बटे कक्का से टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे का आधार होगा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे का आधार होगा। अब एक बात दिमाग में आप लोगों की चल रही होगी कि सर यहाँ पर लंब की वैल्यू दिया है, तो लंब तो हम आसानी से बता सकते हैं, लेकिन यहाँ कर्ण दिया गया है, आधार नहीं दिया गया। तब क्या करेंगे, तो वही काम जो मैंने आपको बताया अभी, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल का क्या करना पड़ेगा, निर्माण करना पड़ेगा। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। अब यहाँ पर आपका एक थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। आपको एंगल दिया है, एंगल दिया, थीटा दिया है, यहाँ पर कोई एंगल नहीं दिया, थीटा दिया। आप किसी को थीटा मान लीजिए, मान लिया थीटा हमारा ये है, मैंने यहाँ पर नाम रख दिया ए बी और सी। मैंने यहाँ पर एंगल किसको माना दोस्तों, ए को माना। जिसको एंगल मानते हैं उसके सामने की भुजा क्या होती, लंब। तो लंब कितना हो जाएगा 5, यानी बी सी कितना हो जाएगा 5। और 90 डिग्री के ठीक सामने भुजा कर्ण, कर्ण कितनी है 13 है। अब हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या आधार बता सकते हैं, डेफिनेटली बता सकते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, लंब का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, और प्लस आधार का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, तो प्लस में ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। 169 से 25 जाएगा, 9 में से 5 गया, 4 बच गया। और यहाँ दोस्तों आपका बच गया 6, 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। ये 144 बराबर के ए बी का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटेगा तो करड़ी सटेगा। रूट 144 का मतलब होता है 12, क्योंकि 144 का वर्गमूल क्या होता है 12, 12 बरहिम 144, यानी ये भुजा कितनी आ गई 12 आ गई है। तो अब जब 12 आ गई है तो पता लंब कितना है सर 5 है, तो 5, आधार कितना है 12, 5/12 जिनका भी आ रहा था बिल्कुल करेक्ट है। 5/12 आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 5/12। ठीक है ना भाई, 5/12 आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर हो गया ना भाई, समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे पहुंचे भाई। चलिए अगला प्रश्न संख्या नंबर 2। प्रश्न संख्या 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसको जरा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दोस्तों कि यदि कॉसेक ए बराबर 2, यदि कॉसेक ए बराबर के 2 हो तो आपको मान किसके बताना है, साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए, साइन ए बटे 1 प्लस के कॉस ए का मान बताओ, का मान बताओ। इस प्रश्न को लगाओ, इस प्रश्न को लगाओ। यदि कॉसेक ए बराबर के हैं आपके 2, तो आपको साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए का मान आपको बताना है। साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए का मान आपको बताना है, जल्दी से बताओ। ठीक है ना, समझते हैं, क्या करते हैं समझते हैं। देखो सर मेरे को एक बात ज़रा बताइए कि कॉसेक बराबर होता क्या है, कॉसेक बराबर होता क्या है। तो
तो आप कहोगे सर कॉसेक जो होता है साइन का अपोजिट होता है। भाई साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है मेरे दोस्तों, साइन थीटा लंब बटे का कर्ण होता है ना, लाल बटे कक्का। साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ये हो जाएगा कर्ण बटे के लंब हो जाएगा, होगा ना, बिल्कुल होगा सर। तो कर्ण बटे के लंब हो गया है। अब मेरी एक बात समझिए, यहाँ पर आपको कर्ण की वैल्यू दिया गया है 2, क्या मैं इसके नीचे बटे 1 नहीं मान सकता हूँ? बिल्कुल, इसका तो वरदान ही प्राप्त है कि किसी भी संख्या के नीचे बटे 1 मान सकते हो। मान लिया मैंने, तो 2 बटे कितना हो गया, 1 हो गया। 2 बटे कितना हो गया, 1 हो गया। अब हमको तीनों साइड पता होनी चाहिए, उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं। मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। यहाँ ए बी और सी मैंने क्या कर लिए, नाम लिख लिए। ए बी सी मैंने नाम लिख लिए। एंगल किसको माने हैं, हम ए को माने हैं। तो जब मैंने एंगल ए को मान लिया तो कर्ण भुजा 2 हो गई और लंब कितनी हो गई, 1 हो गई। आधार कितना आएगा भाई, 2 का स्क्वायर 4 प्लस आ जाएगा इधर, ठीक है ना। देखो कर्ण का स्क्वायर 2 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ए बी स्क्वायर हो गया ना। 2 का स्क्वायर 4 इधर आएगा प्लस से माइनस में 1 बराबर के ए बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी बराबर कितना आएगा, रूट का 3 आएगा। ए बी बराबर कितना आएगा, रूट का 3। 4 में से 1 जाएगा, 3 स्क्वायर हटाओगे रूट 3 आ जाएगा। यानी ए बी कितना आएगा, रूट का 3 आएगा। ए बी रूट के 3 आएगा। तो जब ये पता चल गया तो साइन ए का मान रखिए, आपको बताना है साइन ए। तो साइन, अब आप यहाँ से समझना, अब मैं प्रश्न आपको बता रहा हूँ। साइन ए बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है ना, लंब बटे कर्ण। यानी ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। बताओ, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। भाई बात को समझना यार, यहाँ पर देखो साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब है 1, कर्ण है 2, तो इसके स्थान पर मैं 1 बटे में 2 नहीं रख सकता हूँ। 1 बटे में 2 मैंने नहीं रख दिया ना। और फिर है बटे, फिर 1 प्लस कॉस ए। तो ये हो गया 1 प्लस कॉस ए बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है भाई, लाल बटे कक्का के हिसाब से चलोगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण ना होगा। आधार कितना, √3, कर्ण कितना है 2। तो ये हो जाएगा √3 बाई के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। √3 बाई के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, अभी होगा 2 1 कम 2, 2 प्लस √3 बटे में 2 आएगा। हम इसको ये कह सकते हैं भाई 1 बटे में 2 और बटे में 2 1 कम 2 प्लस के √3 और बटे में 2। ये नहीं कह सकते हैं क्या, बोलो ये नहीं कह सकते, कह सकते हैं। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, तो 1 बटे क्या बचेगा दोस्तों, 1 बटे 2 प्लस में √3 बचेगा। अब देखो जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो आपको करना क्या, हर कभी भी आपका रूट में नहीं हो सकता है, हर कभी भी आपका रूट में नहीं हो सकता। तो आप क्या कर सकते हो, जो यहाँ पर नीचे लिखा है ना, इसके अपोजिट चिन्ह से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो। 2 प्लस √3 है ना, आप 2 माइनस √3 से इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं हम, 1 बटे 2 प्लस में √3। ये हो गया इसके अपोजिट चिन्ह से, मतलब कि 2 माइनस के √3 से और नीचे भी 2 माइनस के √3 से गुणा करा दीजिए। अब जब आप गुणा कराओगे तो ऊपर क्या आएगा, 2 1 कम 2 और फिर क्या आएगा प्लस माइनस माइनस का √3। नीचे क्या आएगा, 2 दूनी क्या हो गया 4 हो गया और √3 क्या हो जाएगा भाई, माइनस का हो जाएगा। प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है ना, 1 आ जाएगा। तो ऊपर सॉल्व करोगे तो 2 माइनस के √3 और बटे क्या आएगा आपका, सॉरी यहाँ 3 आएगा, ये 3 आएगा, ठीक है ना भाई। √3 मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 आएगा। तो √3 अगर 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 बचेगा। तो आंसर क्या आएगा, 2 माइनस के √3 आपका आंसर आएगा।
2 माइनस के रूट 3 आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। 2 माइनस के रूट 3 आपका आंसर आएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने क्वेश्चन केवल 2 ही डिस्कस किए हैं, लेकिन बेसिक पूरा हमने सीख लिया है। तो कल नेक्स्ट यानी इसकी क्या आएगी, सेकंड क्लास आएगी। कल इसकी सेकंड क्लास आएगी जिसमें हम अपने प्यारे प्यारे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को करना है लाइक, अपने सभी दोस्तों के संग शेयर कीजिए, क्योंकि जिन्होंने अभी तक दोस्तों पढ़ाई नहीं की तो हो सकता है आप आगे आपके कहने पर पढ़ाई कर लें। ठीक है ना भाई, क्योंकि किसी का भला करना सबसे अच्छी बात होती है। तो मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद।